हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 10 जुलाई 2026 इसमें दोस्तों इसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए लिया गया है कि इसके इसके न्यूज़ लिया गया दोस्तों। पीटी और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए न्यूज़ के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लिया गया है। इसमें पहला है कि सिलेबस से लिंकेज है कि शिफ्टिंग सैंड बदलते समीकरण कि GS/2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के हितों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों एवं रणनीति पर प्रभाव है कि मुख्य चर्चा में क्यों है। हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्कियों के बीच की त्रिपक्षीय संयुक्त रक्षा समझौता जिसे मक्का पैक्ट की नई सुरक्षा या कड़ियों के रूप में देखा जा रहा है। भूराजनीतिक महत्व क्या है कि मध्य पूर्व में, वेस्ट एशिया, दक्षिण एशिया में एक नया सुरक्षा त्रिकोण, न्यू सिक्योरिटी या ट्रायंगल बना रहा है। तुर्कियों की रक्षा तकनीकी जैसे कि ड्रोन और मिसाइल और सऊदी अरब की वित्तीय शक्ति और पाकिस्तान की सैन्य जनशक्ति इस ब्लॉक को मजबूत बना रही है। भारत के लिए निहितार्थ इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया रक्षा संतुलन। पाकिस्तान को तुर्कियों से अत्याधुनिक सैन्य तकनीकी और सऊदी अरब से वित्तीय मदद मिलने से भारत की सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि हो सकती है। कूटनीति परीक्षा। भारत के सऊदी अरब के साथ मजबूत द्विपक्षीय आर्थिक और रणनीतिक संबंध है। इस समझौते के बाद भारत को सऊदी अरब के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी कूटनीति तेज करनी होगी। पश्चिम एशिया संकट व होर्मुज जलमार्ग, मध्य स्ट्रेट होर्मुज, ईरान ने इस रणनीति अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को खोलने के लिए अमेरिका के सामने कई कड़ी शर्तें रखी है, जिसमें वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार मार्ग प्रभावित हो रहे हैं। GS/2 या ज्योग्राफी से रिलेटेड है। महिला आरक्षण और परिसीमन, वोमेन क्वाटा डेलिमिटेशन। देश में महिला आरक्षण कानून को आगामी परिश्रम अभ्यास से जोड़ने पर रणनीति बहुत तेज हो गए हैं। GS/2 भारतीय अर्थव्यवस्था, GS/1 सामाजिक मुद्दे। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसमें होमवर्क स्टेट होमवर्क के बाद में इसमें तीनों आंसर हो जाएगा। ओमान का खाड़ी, फारस का खाड़ी, इसमें पढ़ लिया दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में देख लिया कि उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिणी तट पर ओमान या संयुक्त अरब अमीरात स्थित है और यह वैश्विक तेल व्यापार के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रणनीति, इसके बारे में कि पहले वीडियो में पढ़ लिया। कि मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्कियों के बीच हालिया संयुक्त रक्षा समझौता, ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट मध्य और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदल रहा है और इस कथन के आलोक में भारत के सामरिक या कूटनीति हितों पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द 15 अंक है कि हालिया त्रिपक्षीय रक्षा समझौते मक्का पैक्ट के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय दे और बॉडी में इस नए सुरक्षा त्रिकोण के बनने के पीछे के तीनों देशों के निहित स्वार्थों या तुर्कियों की तकनीक, सऊदी का पैसा, पाकिस्तान की सेना को स्पष्ट करें और मुख्य भाग बॉडी पार्ट 2 भारत पर इसका प्रभाव समझाएं, जैसे कश्मीर मुद्दे पर तुर्कियों, पाकिस्तान या गठजोड़ मजबूत होना और रक्षा मोर्चे पर दोहरी चुनौती और भारत और सऊदी अरब के मजबूत होते आर्थिक रिश्तों पर पड़ने वाले दबाव और आगे की राह कि भारत को पश्चिम की ओर देखो, लुक वेस्ट नीति की ओर मजबूत करना चाहिए और सऊदी के साथ द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी परिषद SPC को लाभ उठाना चाहिए और अपनी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। 10/2026 द हिंदू से लिया गया कि राज्य व्यवस्था शासन पॉलिटिकल गवर्नेंस से लिया गया। GS/2 से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में लद्दाख में स्वतंत्र भारत की पहली जाति जनगणना की तैयारी, लद्दाख कास्ट सेंसस या संसदीय व्हिप और FCRA संशोधन विधेयक विवाद, पार्लियामेंट व्हिप FCRA बिल तथा भारत में परिसीमन या डेलिमिटेशन पर छिड़ी बहस। प्रमुख खबरों यूपीएससी पीसीएस की परीक्षा के लिए पीटी मेंस के एक दृष्टिकोण से के संपूर्ण विश्लेषण अभ्यास प्रश्न के साथ है कि लद्दाख में स्वतंत्र भारत की पहली जाति जनगणना कास्ट सेंसर की चर्चा में क्यों लद्दाख प्रशासन या स्वतंत्र भारत की पहली पूर्ण रूप से क्षेत्रीय या जाति आधारित जनगणना का नेतृत्व करने जा रही है। और पीटी के लिए क्वेश्चन है जनगणना या संसद संघ सूची यूनियन लिस्ट का विषय या 7वीं या अनुसूची प्रविष्टि की जनगणना के अधिनियम 1948 के तहत गृह मंत्रालय के महापंजी है और गणना आयुक्त RGI द्वारा कराई जाती है और राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा सकते हैं, लेकिन आधारित जनगणना का अधिकार केंद्र के पास है। मेंस के लिए दृष्टिकोण है कि सामाजिक न्याय के लिए सटीक डेटा आवश्यकता बनाम जातिवाद के रणनीतिकरण की चुनौती का विश्लेषण। संसद में व्हिप या FCRA संशोधन विधेयक चर्चा क्यों कि कांग्रेस पार्टी ने संसद के मानसून सत्र में अपने सांसदों को 10 से 12 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है और विपक्ष इस सत्र में विदेश अंशदान या विनियम अधिनियम या FCRA संशोधन विधेयक का विरोध कर रहा है। व्हिप सचेत या उल्लेख न तो भारत के संविधान में है ना ही संसद सदन के नियमों में। यह एक संसदीय या परिपाटी या पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन करने पर दल बदल विरोधी कानून या 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यता समाप्त हो सकती है। मेंस का दृष्टिकोण सांसदों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 105 बनाम पार्टी अनुशासन 10वीं अनुसूची के बीच संतुलन। भारत में परिसीमन या डेलिमिटेशन या डिबेट पर बहस चर्चा में क्यों कि भारत में आगामी परिसीमन या डेलिमिटेशन से जुड़ी चुनौतियों पर विशेष लेख छपा है। पीटी के तथ्य है अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार के प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम पारित करती है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसके आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मेंस के दृष्टिकोण जनगणना नियंत्रण करने वाले या दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व घटने के डर और संसदीय ढांचे फेडरलिज्म पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन। प्रारंभिक परीक्षा के लिए है संसदीय व्हिप
ये संदर्भ निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। व्हिप के पद का उल्लेख भारत के संविधान और लोकसभा के प्रक्रिया नियमों रूल्स ऑफ प्रोसीजर दोनों में किया गया है। और यदि कोई संसद अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसे 10वीं अनुसूची के तहत आयोग घोषित किया जा सकता है। इसका आंसर दूसरा है, पहला गलत है कि उल्लेख संविधान नियमों के नहीं बल्कि यह केवल स्थानीय परंपरा का है। 2 बिल्कुल सही है, ये संविधान या स्थानीय परंपरा का है, पहला गलत है। अगला है, भारत में परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन के संबंध निम्नलिखितों पर औचित्य कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा। इसकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। औसत्य पूछा गया दोस्तों, जिसमें सबसे औसत्य सी हो जाएगा। मेंस के लिए क्वेश्चन है कि जीएस पेपर 2 राज्य व्यवस्था के लिए भारत में जाति आधारित जनगणना की मांग सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जितनी आवश्यक है उतनी ही यह देश के सामाजिक ताने बाने को विभाजित करने या जोखिम भी रखती है। इस कथन के आलोक में जाति जनगणना के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250-15 की है कि पहला क्वेश्चन है। आइए पहला का मॉडल आंसर देखते हैं। जाति आधारित जनगणना का अवलोकन मूल्यांकन के जनगणना की पृष्ठभूमि का उल्लेख करें, जैसे कि आखिरी बार 1931 में पूर्ण जाति जनगणना हुई थी और कथन दोनों को पहलू का सामाजिक न्याय बनाम सामाजिक विभाजन को छूटते हुए शुरुआत करें। पक्ष में तर्क आर्गुमेंट इन फेवर सटीक डेटा जैसे कल्याणकारी योजना या वेलफेयर स्कीम को लक्षित या टारगेटेड बनाने के लिए वैज्ञानिक आंकड़े मिलेंगे और सामाजिक न्याय पिछड़ेपन की सही स्थिति का पता चलेगा और जिससे आरक्षण नीति का युक्तिकरण या रिटेशनलाइजेशन हो सकेगा। असमानता की पहचान किस जाति को विकास का लाभ नहीं मिला या स्पष्ट होगा। विपक्ष में तर्क चुनौतियां आर्गुमेंट अगेंस्ट जाति को बढ़ावा समाज में जातिगत पहचान और गहरी हो सकती है जो राष्ट्रीयकरण के खिलाफ है। दृष्टिकरण की राजनीति आरक्षण बढ़ाने और नए कोटे की मांग को लेकर राजनीतिक अस्थिरता या हिंसक आंदोलन का जोखिम। प्रशासनिक जटिलता भारत में हजारों या उपजातियों या गोत्र हैं जिनका वर्गीकरण करना बेहद कठिन है। निष्कर्ष आगे की राह कि संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। डेटा का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए न होकर आर्थिक रूप से वंचित के उत्थान और नीति निर्माण के लिए होना चाहिए। मुख्य बिंदु 1931 की जनगणना रोहिणी आयोग लक्षित वितरण या सामाजिक समरसता मंडल रणनीतिक 2.0 लोकसभा सीटों की परिसीमन और संघीय चुनौती की मॉडल आंसर हो जाएगा। इसका 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा सीटों के निर्धारण पर लगी रोक 2026 में समाप्त हो रही है और आगामी परिसीमन 2021 या 2026 की जनगणना के आधार पर होने की संभावना है। समस्या का विश्लेषण क्षेत्रीय असंतुलन चैलेंज लगभग कि समस्या का विश्लेषण क्षेत्रीय असंतुलन है। जनसंख्या का बनाम प्रतिनिधित्व उत्तर भारत के राज्य जैसे उदाहरण के लिए यूपी बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है जिसमें उनकी सीटें घटेगी। सफल राज्यों के दंड दक्षिण भारतीय राज्यों की उदाहरण के लिए केरल तमिलनाडु में जनसंख्या नियंत्रण नीति को सफलतापूर्वक लागू किया लेकिन इसके बदले संसद में उनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। और दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताएं या कंसर्न ऑफ सदर्न स्टेट का लगभग कि राजनीतिक हाशिए पर जाना। केंद्र सरकार के गठन में दक्षिण के राज्यों की भूमिका कम हो जाएगी और वित्तीय नुकसान वित्त आयोग के या कर हस्तांतरण टैक्स डिवोल्यूशन की में भी जनसंख्या के कारण नुकसान आशंका है। चिंताओं को दूर करने के उपाय कि सीटों की जनसंख्या में वृद्धि लेकिन भारतीय प्रतिनिधित्व या वेटेड रिप्रेजेंटेशन कुल सीटों बढ़ाई जाए लेकिन जनसंख्या के साथ साथ विकास सूचकांकों को वेटेज मिले और राज्यसभा को मजबूत करना। अमेरिकी सीनेट की तरह भारत में भी राज्यसभा में सभी राज्यों को समान या अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व देने पर विचार हो। वित्तीय सुरक्षा वित्त आयोग के आवंटन में जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को जनसंख्यिकी प्रदर्शन या डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए अधिक पुरस्कृत किया जाए। मुख्य बिंदु 84वें संविधान संशोधन जनसंख्या के लाभांश बनाम दंड या संख्या संतुलन। वित्तीय संघवाद भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की ओर। IMF के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में सूचित किया है कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2029 फाइनेंशियल या 5 ट्रिलियन 5 लाख करोड़ डॉलर के मील का पत्थर को छू लेगी। सरकार का ध्यान कृषि उत्पादकता और सिंचाई डिजिटल या कृषि या फसल विविधीकरण पर है। PM सेतु या प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI योजना के तहत युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। यह सरफा ऐसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय वर्ष 2025 में बैंकों ने 1.03 लाख करोड़ के मामले में से 32,466 करोड़ की वसूली की है। कि UPSC पाठ्यक्रम से GS पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था विकास योजना संसाधन जुटाना बिना शर्त या नगद हस्तांतरण की लागत या कॉस्ट ऑफ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर संपत्ति एडिटोरियल पृष्ठ पर विभिन्न राज्यों को द्वारा लागू की जा रही लुभावना या प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना के राजकोषीय प्रभाव या फिस्कल इम्पैक्ट की समीक्षा की गई है। मुख्य बिंदु बिना शर्त नगद हस्तांतरण से तत्कालीन राहत को मिली है लेकिन दीर्घकालिक या पूंजीगत हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे बुनियादी ढांचा स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट प्रभावित होता है। राज्यों के बढ़ती राजकोषीय घाटी या फिस्कल डिफिसिट पर चिंता जताई गई है। पाठ्यक्रम GS पेपर 3 राजकोषीय नीति सरकारी बजट और GS पेपर 3 कल्याणकारी योजना। औद्योगिक हीट इलेक्ट्रिफिकेशन का शाखा ब्लूप्रिंट और इंडस्ट्रियल हीट इलेक्ट्रिफिकेशन कि भारत के विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बिजली आधारित हीटिंग प्रणालियों को अपनाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। और प्रमुख बिंदु भारत के
शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने और विनिर्माण लागत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपीएससी जुड़ा है जीएस पेपर 3 अवसंरचना, ऊर्जा, पर्यावरण, प्रदूषण और निपटान गिरावट। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था। भारत में विभिन्न राज्यों सरकार द्वारा शुल्क की गई बिना शर्त नकद हस्तांतरण अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर योजनाएं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन इसके साथ ही वे राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य और दीर्घकालिक पूंजीगत निवेश को गंभीर रूप से चुनौती देती है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 15 की है कि वर्तमान परिदृश्य का संदर्भ, जैसे द हिंदू के लेख के अनुसार विभिन्न कल्याणकारी योजना को बढ़ता चलन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी को संक्षेप में परिभाषित करें तो सकारात्मक पक्ष या बेनिफिट, गरीबी और समानता में कमी, तत्कालीन उपभोक्ता और ग्रामीण मांग में वृद्धि, वित्तीय समावेशन और बिचौलियों का अंत, नकारात्मक पक्ष या चैलेंजेज, पूंजीगत व्यय, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल के बजट में कटौती, राज्यों के ऋण से जीडीपी या डेब्ट टू जीडीपी का अनुपात, राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी, उत्पादकता में दीर्घकालिक सुधार न होना और कौशल विकास पर प्रभाव, आगे की राह, नगद हस्तांतरण को सशस्त्र कंडीशन बनाना जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य से जोड़ना और वित्तीय विवेक या फिस्कल या प्रूडेंस बनाए रखने और मुक्त उपहारों या फ्री बीज एवं वास्तविक कल्याणकारी निवेशों के बीच संतुलन स्थापित करना। औद्योगिक उष्मा विद्युतीकरण और भारत का अगला ऊर्जा संक्रमण या इलेक्ट्रीफाइंग इंडस्ट्री हीट। द हिंदू से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से लिया है। भारत का ऊर्जा संक्रमण अब अगले चरण में पहुंच रहा है, जहां प्रमुख फोकस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई औद्योगिक उष्मा या इंडस्ट्रियल हीट को नवीकरणीय बिजली से संचालित करना होता है। मुख्य बिंदु, भारत में इलेक्ट्रिक और ई मोबिलिटी और सौर सिंचाई का तेजी से विस्तार हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र या विशेष क्षेत्र से एमएसएमई अभी भी पारंपरिक या जीवाश्म ईंधन या कोयला गैस पर निर्भर है। विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा सुरक्षा और डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक हीट का विद्युतीकरण या इलेक्ट्रिफिकेशन अत्यंत आवश्यक है। चुनौतियां, एमएसएमई के लिए सस्ती और विश्वसनीय नवीकरणीय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक बड़ा कार्य है। भारत में के आज भूमियों की सुरक्षा और न्यायिक हस्तक्षेप या रामसर साइट प्रोटेक्शन। द हिंदू से विश्लेषण और हालिया सुप्रीम कोर्ट आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने रामसर आर्द्रभूमि स्थलों, रामसर वेटलैंड साइट के आसपास खनन और निर्माण गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य बिंदु क्या है? न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों ईएसए और रामसर स्थलों के या बफर जोन में बिना किसी कड़े नियमन के व्यावसायिक लाभ के लिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। उत्तर या तथ्य, पर्यावरण मंजूरी पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के बाद मिलने वाली मंजूरी के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई है। पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए पीटी के क्वेश्चन है। औद्योगिक उष्मा के विद्युतीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन या इंडस्ट्रियल हीट के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से औद्योगिक विनिर्माण में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने से संबंधित है। तो इसका भारत के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एमएसएमई वर्तमान में अपनी सभी तापीय या थर्मल आवश्यकताओं के लिए 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इसका पहला सही, दूसरा गलत है कि औद्योगिक उष्मा विद्युतीकरण औद्योगिक विनिर्माण जीवाश्म ईंधन की जगह नवीकरणीय बिजली लाकर डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देता है। दूसरा गलत है क्योंकि वर्तमान भारतीय एमएसएमई अभी भी पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक गंभीर है और उनके लिए सस्ती व विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करना एक आगामी चुनौती है। दूसरा, रामसर स्थलों या रामसर साइट या आर्द्रभूमि संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। भारत रामसर कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर देश है कि पहला सही है। रामसर स्थलों के बफर जोन में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों और खनन की अनुमति बिना किसी भी प्रतिबंध के दी जा सकती है। इसमें पहला सही है, दूसरा गलत, पूरी तरह से गलत है। इसमें क्या बोला है कि भारतीय रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है, दूसरा पूरी तरह गलत है क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस रामसर स्थलों के आसपास और बफर जोन में अवैध खनन एवं अनियंत्रित वाणिज्य गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप किया है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि जीएस पेपर 3 पर्यावरण ऊर्जा सुरक्षा। भारत के अगले ऊर्जा संक्रमण की सफलता और प्रौद्योगिक क्षेत्र या विशेष रूप से एमएसएमई में थर्मल उष्मा अनुप्रयोग के विद्युतीय पर निर्भर करती है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत के समक्ष इसमें क्या तकनीकी और आर्थिक चुनौती है? 250 15 की है कि भूमिका इंट्रोडक्शन। भारत के वर्तमान और ऊर्जा संक्रमण की स्थिति जैसे ई मोबिलिटी या सौर पंप का उल्लेख करते हुए या औद्योगिक उष्मा के डिकार्बोनाइजेशन का आवश्यकता को रेखांकित करें। महत्व, विनिर्माण क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा। चुनौती, एमएसएमई के पास पूंजी की कमी, सस्ती और निबंधन रिलायबल नवीकरणीय की बिजली की उपलब्धता न होना और पुरानी तकनीकी को बदलने की ऊर्जा लागत। सरकारी प्रयास से गोवर्धन योजना और नवीकरणीय ग्रिड शुद्धिकरण जैसे प्रयासों का संदर्भ है। निष्कर्ष एक व्यवहारिक आगे की राह है कि सुझाएं जिसमें हरित सब्सिडी और तकनीकी हस्तांतरण शामिल है। जीएस पेपर 3 पर्यावरण संरक्षण और न्यायपालिका। उत्तर, पर्यावरण मंजूरी पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। भारत में पर्यावरण कानून प्रबंधन और सतत विकास के सिद्धांतों को कमजोर करती है। हालिया न्यायिक रुख के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। 150 10 अंक है। उत्तर तथ्य कि पर्यावरण मंजूर उल्लंघन की अनुमति देना को परिभाषित करें। मुख्य भाग, या पूर्व या सावधानी या सिद्धांत या प्रिकॉटिनरी या प्रिंसिपल का उल्लंघन कैसे करता है। इसके कारण उद्योगों द्वारा नियामक और संस्थानों की अनदेखी करने की प्रवृत्ति बढ़ी है और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
आर्द्र भूमियों और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए दिए गए सख्त निर्णयों का हवाला दें। नियमों का सख्ती से या अग्रिम या पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दें। 10 अगस्त 2026 के द हिंदू समाचार पत्र विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी या साइंस एंड टेक खंड के सबसे महत्वपूर्ण विषय चर्चा में रहे हैं, जो यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षा के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। ग्लू बॉल की खोज वैज्ञानिक को केवल ग्लूऑन्स से बने पदार्थ के कणों के पहले संभावित साक्ष्य मिले हैं, जो ब्रह्मांड के मूलभूत बलों का समझने में मदद करेगी। और एपिजेनेटिक्स या इनहेरिटेंस जीन अनुक्रमण या डीएनए या सीक्वेंस के बाहर होने वाले वंशानुगत परिवर्तनों या पैराम्यूटेशन पर एक नया शोध आया है। औद्योगिक ताप का वियुक्तिकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हीट। भारत के एमएसएमई जीवाश्म ईंधन की जगह नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाली औद्योगिक हीटिंग प्रणाली को अपनाने का सखा के नीचे दिए गए विषयों पर आधारित है। पीटी के लिए प्रारंभिक मेंस के अभ्यास प्रश्न हिंदी में दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के लिए है। ग्लूकॉन या ग्लू बॉल के निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह पूरी तरह से या क्वार्ट्ज से निर्मित एक नया परमाणु कण है। ग्लूऑन ब्रह्मांड के मजबूत परमाणु बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के वाहक कण है। ग्लूऑन की उपस्थिति की भविष्यवाणी क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स या QCD सिद्धांत पर द्वारा की गई है। किसका इसका व्याख्या देखते हैं। पहला का भी 2 सही है, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। अभी व्याख्या पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया कि ग्लूकॉन क्वार्ट्ज नहीं बल्कि केवल ग्लूऑन से बने होते हैं। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। ग्लूऑन मजबूत बल के वाहक हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बंधक रहते हैं। इसमें ग्लूऑन के बारे में पहला गलत, यह पूरी तरह क्वार्ट्ज नहीं है। ये क्वार्ट्ज नहीं बल्कि ये केवल ग्लूऑन से बने होते हैं। दूसरा पढ़ते हैं कि एपिजेनेटिक्स और हाल ही में चर्चा में रहे पिराम्यूटेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका बी हो जाएगा दोस्तों। इसके तहत डीएनए अनुक्रमण में बदलाव के लिए बिना जीन की अभिव्यक्ति या जीन एक्सप्रेशन में परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो सकती है। इसका बी आंसर हो जाएगा कि एपिजेनेटिक्स और पिराम्यूटेशन के तहत डीएनए या सीक्वेंस बदलने बिना रासायनिक बदलावों जैसे मिथाइलेशन के कारण जीन के काम करने की तरीका बदल जाता है और यह अगली पीढ़ी में भी जा सकता है और इसे डीएनए की दूसरी किताब या सेकेंड वॉल्यूम कहा जाता है। मेंस के लिए GS पेपर 3 के लिए है विषय ऊर्जा संक्रमण, औद्योगिक विनिर्माण, एनर्जी ट्रांजिशन। भारत के विनिर्माण क्षेत्र विशेष रूप से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों MSME औद्योगिक ताप के विद्युतीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन इंडस्ट्रियल हीट की आवश्यकता क्यों है। इस संक्रमण को प्राप्त करने में आने वाली मनुष्य चुनौतियां और समाधान के उपायों का विवेचना कीजिए। 250-15 की है कि 10 अगस्त 2026 के द हिंदू के लेख के अनुसार भारत के परिवहन या मोबिलिटी और कृषि सौर पंप विद्युतीकरण पा लिया है। तो अब अगला बड़ा कदम औद्योगिक हीटिंग MSME के कोयले गैस की जगह बिजली का उपयोग को कार्बन मुक्त करना है। विद्युतीकरण की आवश्यकता हुआ है। डिकार्बोनाइजेशन उद्योगों से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ऊर्जा सुरक्षा, आयातित जीवाश्म ईंधन कोयला गैस पर निर्भरता घटाना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। यूरोप संघ के CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट या मैकेनिज्म जैसे नियमों से भारतीय MSME उत्पादों को बचाना। मुख्य चुनौतियाँ उच्च लागत, पुरानी या भट्टियों को इलेक्ट्रिक हीटिंग जैसे इंडक्शन या हीट पंप में बदलने की उच्च प्रारंभिक लागत, स्थिर बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा या सौर पावर की 24 गुना या सेवन निरंतर आपूर्ति होना और कौशल की कमी। MSME के पास नई तकनीकों का संचालित करने वाले कुशल कार्यबल का अभाव और आगे की राह समाधान। तो अभिनव वित्त पोषण, इनोवेशन फाइनेंसिंग, MSME को कम ब्याज पर लोन या सब्सिडी देना। क्लस्टर या स्तरीय योजना, क्लस्टर लेवल प्लानिंग, औद्योगिक क्षेत्रों क्लस्टर में साझा या नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड स्थापित करना। कौशल विकास, ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, निम्नलिखित बातों विचार कीजिए। भारत में अलिनो के प्रभाव आमतौर पर कमजोर मानसून सूखे जैसे से जुड़ा होता है। डीप टेक अनुसंधान वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF भारत की एक वैधानिक संस्था है। इसका आंसर दोनों सही है दोस्तों कि अलिनो भारतीय मानसून नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भारत सरकार ने देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए वैधानिक निकायों के रूप में ANRF की स्थापना की है। मुख्य परीक्षा के मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि अर्थव्यवस्था में सुशासन, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित अनुशासन और विकास, R&D फंडों में पारदर्शिता की कमी और हितों का टकराव भारत के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकता है। हाल ही में चर्चा में रहे डीप टेक फंड के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और सुधारात्मक उपाय सुझाइए। 250 शब्द की भूमिका। भारत सरकार के 1 लाख करोड़ के डीप टेक फंड और इसके उद्देश्य का संक्षिप्त परिचय दे। मुख्य भाग चुनौतियां चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, पैनल सदस्यों की कमियों से जुड़ा या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इसके कारण योग्य स्टार्टअप्स को नुकसान। सुधारात्मक उपाय, स्वतंत्र ऑडिट प्रणाली लागू करना या करें डिस्क्लोजर या प्रकटीकरण या नियम बनाना और निर्णय लोग डिसीजन लोग का पारदर्शी रखरखाव करना। निष्कर्ष, सुशासन और तकनीकी संप्रभुता, स्ट्रेटेजिक या ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए सार्वजनिक धन का न्यायसंगत वितरण आवश्यक है। RBI का कोर इन्फ्लेशन पर बढ़ता फोकस और बाजार में भ्रम
हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है कि हालांकि आधिकारिक तौर पर लक्ष्य हेडलाइन इन्फ्लेशन सीपीआई को 4% पर रखना है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार आरबीआई का आंतरिक ध्यान कोर इन्फ्लेशन या खाद्य या ईंधन को छोड़कर स्थानांतरित हो रहा है, जो वर्तमान में 2.3 या 2.5% के निचले स्तर पर है। यूपीएससी लिंक जीएस पेपर 3 की भारतीय अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति वीबीजी रामजी ग्रामीण रोजगार योजना के पहले महीने में गिरावट। खबर मनरेगा एमजी नरेगा के स्थान पर लाई गई नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वीबीजी रामजी के पहले महीने जुलाई 2026 के आंकड़े बताते हैं कि रोजगार सृजन में पिछले वर्ष की तुलना में 49.94% की भारी गिरावट आई है। पिछले साल के 15.33 करोड़ या पर्सन डेज के मुकाबले इस साल सिर्फ 7.67 करोड़ या पर्सनल डेज। यूपीएससी लिंक जीएस पेपर 2 कल्याणकारी योजना या जीएस पेपर 3 रोजगार समावेशी विकास। निजी निवेश में सुधार लेकिन कमजोर उपभोक्ता मांग कंज्यूमर डिमांड चिंता का विषय है। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 26.75 लाख करोड़ के नए निवेश की घोषणा हुई है, जिसमें से 86% घरेलू निजी क्षेत्र से हैं। हालांकि उपभोक्ता वस्तुओं विशेषकर ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी के क्षेत्र में यह निवेश कुल की हिस्सेदारी का केवल 0.7% है, जो ग्रामीण और शहरी बाजारों में कमजोर उपभोक्ता का मांग को दर्शाता है। जीएस पेपर 3 आर्थिक विकास और निवेश पर है। पीटी के क्वेश्चन है तो कोर मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। कोर मुद्रास्फीति गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई से खाद्य ईंधन और कीमती धातुओं की कीमतों को हटाकर की जाती है। अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक और अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्ति या अंडरलाइंग प्राइस ट्रेंड को दर्शाती है। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो दर को बढ़ाकर 5.25% कर दिया है। इसका पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा गलत है कि आरबीआई नीतिगत रेपो दर को 5.25% को अपरिवर्तित या अनचेंज रखा है। इसे बढ़ाया नहीं बल्कि बाकी दोनों कथन मुद्रास्फीति की सही व्याख्या करते हैं। दूसरा सही है कि भारत में ग्रामीण रोजगार संरचना के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहा वीबी रामजी शब्द किससे संबंधित है। इसका बी आंसर हो जाएगा पूर्ण गठित या संशोधित ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। पूर्ण गठित या संशोधित ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम भारतीय या एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वीबीजी रामजी सरकार का नया या पूर्ण गठित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, जिनसे मनरेगा के ढांचे को प्रतिस्थापित या संशोधित किया है। उसके तहत राज्यों के साथ 60-40 के अनुपात में फंडिंग की नया विवाद भी सामने आया है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि जीएस पेपर भारत में हालिया व्यापक आर्थिक आंकड़े माइक्रो इकोनॉमिक डाटा निजी निवेश के पुनरुद्धार को दर्शाते हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर कमजोर और उपभोक्ता मांग अभी भी आर्थिक विकास की गति को सीमित कर रही है। इस विरोधाभास का विश्लेषण कीजिए और अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए। 250 और 15 अंक है। निवेश को सकारात्मक आंकड़े या 26.75 लाख करोड़ की घोषणा का उल्लेख करें, जो आईटी और बिजली क्षेत्र में भी केंद्रित है। मुख्य भाग विरोधाभास के कारण उपभोक्ता और वस्तुओं के क्षेत्र में निवेश का महज 0.7% होना और नई ग्रामीण रोजगार योजना वीबी रामजी 50% रोजगार की कमी के कारण ग्रामीण आय और क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर को या परासर। मुद्रास्फीति विशेषकर या खाद्य मुद्रास्फीति के कारण घरेलू बचत या डिस्पो लेवल या आय का कम होना और आगे की ग्रामीण या मजदूरी या रोजगार या सुरक्षा को मजबूत करना और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार गहन निवेश को बढ़ावा देना और मध्यम वर्ग को करों में राहत देकर मांग को प्रोत्साहित करना। जीएस पेपर मौद्रिक नीति के संचालन में हेडलाइंस मुद्रास्फीति हेडलाइंस इन्फ्लेशन बनाम कोर मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन को लक्षित करने के नीतिगत निहितार्थ की चर्चा कीजिए। हालिया वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के लिए कौन सा दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक है। 150 शब्द अंतर स्पष्ट करें। यह हेडलाइन में खतरा खाद्य ईंधन शामिल होते हैं जो अत्यधिक अस्थिर या वोलेटाइल होते हैं, जबकि कोर मुद्रास्फीति अंतर्निहित मांग दबाव को दर्शाती है। निहितार्थ यदि आरबीआई केवल हेडलाइन को देखता है तो पश्चिमी एशिया संघर्ष जैसी बाहरी वजहों से तेल की कीमतें बढ़ने पर उसे ब्याज दरों या बढ़ानी पड़ सकती है और जिससे विकास प्रभावित होगा। यदि वह कोर को देखता है तो वह ब्याज दरों को स्थिर जैसी 5.25% रखकर आर्थिक वृद्धि का समर्थन कर सकता है। निष्कर्ष भारत जैसे देश में जहां आम जनता के बजट में भोजन का बड़ा हिस्सा है, हेडलाइन मुद्रास्फीति को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन मौद्रिक नीति में स्थिरता के लिए कोर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखना एक संतुलित दृष्टिकोण है। कि मुख्य इसमें बोला गया संसद मानसून सत्र है। महत्वपूर्ण विधेयक विदेशी अंशदान नियम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया। मानसून सत्र के आखिरी 3 दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विदेशी अंशदान नियम संशोधन विधेयक 2026 FCRA अमेंडमेंट बिल केरल नाम में परिवर्तन विधेयक 2026 को संसद में पेश किया जा रहा है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। राज्य व्यवस्था पॉलिटी के दृष्टिकोण है। व्हिप यह एक राजनीतिक दल का निर्देश होता है जो सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने और दल की नीति के अनुसार मतदान करने के लिए बाध्य करता है। इसका उल्लंघन करने पर दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य हो सकती है। FCRA कानून गैर सरकारी संगठनों NGO को मिलने वाले विदेशी फंड को विनियमित करना और सुनिश्चित करना कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित न करे। राज्यों के नाम में परिवर्तन
संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत संसद को बिना किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है और जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश और संबंधित राज्य विधानसभा के विचार आवश्यक हैं। झारखंड के लोक सेवा आयोग जेपीएससी संकट और प्रतियोगी परीक्षा में सुधार। चर्चा में क्यों? परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक की आरोपों के बीच जेपीएससी के सभी 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए एक समिति गठित की है। और राज्य व्यवस्था पॉलिटी दृष्टिकोण अनुच्छेद 316 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 317 राष्ट्रपति नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन एसपीएससी के सदस्यों को लेकर राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। हालिया सदस्य अपना इस्तीफा राज्यपाल को ही सौंप सकते हैं। कि शासन गवर्नेंस पारदर्शी की भर्ती प्रक्रिया सिविल सेवा की अखंडता और युवाओं के लोकतांत्रिक विश्वास को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। आगामी जाति जनगणना कास्ट सेंसन मैट्रिक्स चर्चा में क्यों है? इंडियन एक्सप्रेस के के अनुसार आगामी देशव्यापी जनगणना के सामान्य जनसांख्यिकीय प्रणाली के चरण के साथ ही जाति जनगणना की भी आयोजित की जाएगी और इसके लिए डेटा संग्रह का एक विशेष प्रारूप तैयार किया जा रहा है। राज्य व्यवस्था या पॉलिटी दृष्टिकोण है। संवैधानिक प्रावधान जनगणना संघ सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची पर प्रविष्ट 69 महत्व यह नीति निर्माण में लक्षित दृष्टिकोण या पिछले वर्गों के लिए सटीक या आरक्षण नीतियों या अनुच्छेद 15 और 16 या सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद करेगा। प्रारंभिक परीक्षा पेटी के लिए है कि राज्य लोक सेवा आयोग या एसपीएससी के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है। आयोग के सदस्य किसी समय अपना इस्तीफा राज्य के राज्यपाल को सौंप सकते हैं। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। तीसरा गलत है कि अनुच्छेद 317 के अनुसार एसपीएससी के सदस्यों को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और राज्यपाल द्वारा नहीं। हालांकि अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित कर सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 316 कि दूसरा है भारतीय संसद में व्हिप के संदर्भ में कथनों को उल्लेख कीजिए। व्हिप पद का उल्लेख भारत के संविधान और संसद के नियमों रूल ऑफ हाउस दोनों में स्पष्ट रूप से किया गया है। यदि कोई सांसद अपनी पार्टी द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन करता है तो दल बदल विरोधी कानून के आयोग का भागी हो सकता है। इसका दूसरा सही है, पहला गलत है कि व्हिप की कार्यकाल उल्लेख न तो भारत संविधान में है न ही संसद के नियमों का। यह संसद या सरकार के सम्मेलन पर आधारित एक व्यवस्था है। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत व्हिप उल्लंघन का आयोग करता है। मेंस के लिए क्वेश्चन, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है। हाल ही में दिनों विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग एसपी कथित अनिवार्यता पेपर लीक घटनाओं के युवाओं के बीच लोकतांत्रिक विश्वसनीयता सवाल उठाए। इस संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता प्रशासनिक सुधार पर इसके बारे में पढ़ लिया दोस्तों, इसको पढ़ लेना। जबकि के अन्य राज्यों हालिया इस्तीफा सुधार के नियम को संदर्भ में आयोग के संविधान के अनुच्छेद 315 के लेखांकित करें और समस्या रणनीतिक हस्तक्षेप प्रतिष्ठा की कमी, तकनीकी रूप से अपरिचित परीक्षा प्रणाली और जवाबदेही का अभाव, संवैधानिक सुरक्षा, उनकी नियुक्ति और हटाने की कथित प्रक्रिया 317 और सुधार के उपाय कार्य कानून जैसे एंटी पेपर लीक कानून, चयन प्रक्रिया, डिजिटल एआई आधारित या यूपीएससी की तर्ज पर सदस्यों की योग्यता के करें मानदंड तय करना और इसका यह एक पारदर्शी प्रणाली न केवल योग्य लोक सेवकों का चयन करती है बल्कि देश के जनसंख्या की लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड के भविष्य को सुरक्षित करती है। 10 अगस्त 2026 इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया पर्यावरण से जुड़े 2 प्रमुख और बेहतर प्रासंगिक हैं कि पहला छत्तीसगढ़ सरकार युवा एवं वन कार्यक्रम, दूसरा भारतीय प्रमुख पारिस्थितिक प्रणालियों के लिए जारी किया पहला ओपन कॉमन सोर्स साउंड लाइब्रेरी। दोनों के लिए पीसीआर से यूपीएससी इंपोर्टेंट आए पड़ते हैं। युवा यन कार्यक्रम समाचार के मुख्य बिंदु, छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को स्क्रीन से दूर कर प्रकृति और जैव विविधता के करीब लाने के लिए युवा एवं वन नामक एक अनूठी स्वयंसेवी पहल शुरू की है। इसके तहत 12 वर्ष के युवाओं को जंगलों, आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स और वन जीवों के संरक्षण और बर्ड मॉनिटरिंग और या सांपों जैसे सरीसृपों के मानवीय यशस्वी का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह पहल मानव वन संघर्ष को कम करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यूपीएससी पीसीएस के लिए परीक्षा के लिए प्रासंगिक है कि परीक्षा या पीटी जैव ध्वनिकी या बायो एकॉस्टिक भारत अनूठी प्रजाति उनके आवास, मुख्य परीक्षा या मेंस पेपर पेपर 3 जैव विविधता संरक्षण, आधुनिक तकनीकी, एआई और डेटाबेस की भूमिका और डिजिटल साइंस सिटीजन से हैं आए पढ़ते हैं। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए युवा कार्यक्रम प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका आंसर इसका पहला का बी हो जाएगा कि युवाओं की डिजिटल स्क्रीन से दूर रखने, वन संरक्षण और जैव विविधता के प्रति संवेदनशील बनाना। व्याख्या, युवा बल का उद्देश्य युवाओं को प्रकृति करीब लाना, उन्हें वन जीव संरक्षण व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। दूसरा है भारत की पहली या करो सोर्स साउंड लाइब्रेरी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यह भारत के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के सैकड़ों प्रजातियों के आवाज़ों का एक डिजिटल संग्रह है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक एआई मॉडलों को भारतीय वन जीवों की आवाज़ों को अत्यधिक सटीकता से पहचानने के लिए प्रशिक्षित करना। इसका दोनों सही इसका सी हो जाएगा आंसर दोनों। भारत की पहली या ओपन सोर्स साउंड लाइब्रेरी जो वैश्विक एआई मॉडल में भारतीय प्रजाति की पहचान की कमी को दूर करती है, इसलिए दोनों सही है। सिटीजन साइंस और सामुदायिक भागीदारी आधुनिक युग में जैव विविधता संरक्षण के स्तंभ बनते जा रहे हैं और हालिया उदाहरण जैसे साउंड लाइब्रेरी और यू वन
पहल के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द 10 अंक है। उत्तर लेख फ्रेमवर्क मेंस के लिए भूमिका है कि डिजिटल साइंस और सामुदायिक भागीदारी को संक्षेप में परिभाषित करें, जहां आम नागरिक, युवा वैज्ञानिक, अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण में सीधे योगदान देते हैं। हालिया उदाहरण के रूप में छत्तीसगढ़ के युवा यह कार्यक्रम और देश की पहली ओपन या साउंड लाइब्रेरी का उल्लेख करें। संरक्षण में इनकी भूमिका या बॉडी पार्ट 1 जागरूकता संवेदीकरण युवा जैसी पहल युवाओं में सांपों और अन्य वन्य जीवों के प्रति डर को दूर कर मानव वन जीव संघर्ष का जमीनी स्तर पर कम करती है। और डेटा अंतराल को भरना भारत की या क्राउड सोर्स साउंड लाइब्रेरी यह दर्शाता है कि कैसे हम लोगों की मदद से विशाल डेटा या 100 घंटे की रिकॉर्डिंग एकत्र किया जा सकता है, जो वैश्विक एआई मॉडल को सुदृढ़ करने के काम आता है। तो लागत प्रभावी व्यापक सरकारी तंत्र के बिना बड़े पैमाने या 25 राज्यों में जैव विविधता की निगरानी संभव होती है। चुनौतियां डेटा को सटीकता और प्रामाणिकता जांच करना और दीर्घकालिक वित्तीय सहायता और संसाधन ढांचे की कमी और ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकों और उपकरणों तक या सीमित पहुंच। निष्कर्ष निकाले गए केवल कानून या नीति से पर्यावरण नहीं बच सकता। तकनीकी रूप से सशक्त डिजिटल साइंस या संवेदनशील युवा वर्ग मिलकर ही भारत के सतत विकास और संरक्षण लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस अनुसंधान विकास और नवाचार या आरडीआई फंड के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और आंतरिक विज्ञान जैसे डीप टेक क्षेत्रों में निजी कंपनियों को सर्पासिक मुक्त या कोलेट्रल फ्री ऋण प्रदान करना। इस फंड की कस्टोडियन या अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान या फाउंडेशन ANRF है। इसका दोनों सही हो जाएगा दोस्तों कि भारत सरकार या डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ के कोपर्स के साथ इस फंड का गठन किया है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर्यावरण के आर्कटिक क्षेत्र में हो रहा है कि तेजी से जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि यह भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। इस कथन के आलोक में भारत के लिए एक सुदृढ़ आर्कटिक या आसांख्य या आर्कटिक या नैरेटिव और नीति की आवश्यकता है कि समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 से 15 किया यह प्रस्तावना या आर्कटिक या वार्मिंग की वर्तमान स्थिति भारत के हिमाद्री या स्टेशन का संदर्भ देते हुए शुरुआत करें कि मुख्य भाग मानसून पर प्रभाव आर्कटिक भारतीय मानसून या दूरसंचार या टेल कनेक्शन को समझाएं कि कैसे बर्फ या पिघलने से भारत की कृषि प्रभावित हो रही है और समुद्री स्तर में वृद्धि। भारत की विशाल तट रेखा या तटीय शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई के डूबने के खतरे या विस्थापन की चर्चा करें और सुरक्षा, भू राजनीतिक, नए व्यापारिक या मार्गों या नॉर्दर्न सी रूट के खुलने और वैश्विक महाशक्तियों के प्रभाव पर प्रकाश डालें। आगे की राह भारत को अपने स्वयं के ध्रुवीय अनुसंधान या पोत या पोलर रिसर्च वेसल के निर्माण में तेजी लानी चाहिए और वैश्विक ध्रुवीय नीतियों में अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। कि आज के PIB से लिया गया दोस्तों ये नहीं जो है। आज देते विश्व शेर दिवस है। आज विश्व शेर दिवस है। 10 अगस्त विश्व शेर दिवस है। चर्चा में क्यों है? वर्ल्ड लाइन डे दिवस चर्चा में क्यों? कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस पर भारत में एशिया शेरों की एशियाटिक एलायंस के संरक्षण की सफलता साझा की है। कि PTA स्पेशल है। एशिया शेरों की आबादी 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 808 से कम हो गई है और प्राकृतिक आवास में ये केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर नेशनल या पार्क और सौराष्ट्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। संरक्षण स्थिति या कंजर्वेशन या स्टेटस या IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजरेड लुप्त और भारतीय वन जीव संरक्षण या अधिनियम 1972 की अनुमति में शामिल है। या ब्रिक्स या भोपाल घोषणा पत्र, ब्रिक्स भोपाल डिक्लेरेशन या चर्चा में क्यों? भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सरकारी मंत्रालय द्वारा भोपाल में बैठक आयोजित की गई है, जहां भोपाल घोषणा को अपनाए गए हैं। और मुख्य बिंदु कि यह घोषणा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सहकार नव क्रांति कार्यक्रम या सहकार नव क्रांति प्रोग्राम चर्चा में क्यों? सहकारिता मंत्रालय द्वारा शहरी सहकारी बैंकों या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक UCB के सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। महत्व वित्तीय समावेशन कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के सहकार से समृद्धि के विजन को गति देना और भारत का पहला इको एजुकेशन हब की चर्चा में क्यों? पर्यावरण और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त त्वचा संसाधन में देश के पहले पर्यावरण शैक्षणिक केंद्र की शुरुआती की घोषणा की गई है, जो जमीनी स्तर पर जलवायु परिवर्तन जागरूकता और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। और ऐतिहासिक संबंध भारत छोड़ो आंदोलन और PV गिरी जयंती, क्विक इंडिया मूवमेंट, प्रधानमंत्री ने 9 से 10 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और डॉक्टर VV गिरी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री VV गिरी की जयंती 10 अगस्त पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह पुष्पांजलि अर्पित की। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू।